हेलो बच्चों, वेलकम बैक। चलिए आज के इस सीरीज में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्विक रिवीजन, टू द पॉइंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और नीट में पूछे जाने वाले जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको इसी नोट से मिल जाएंगे। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ये 2 क्वेश्चंस का वेटेज रखता है, मतलब 8 नंबर। और पूरी जो नीट का पेपर है वो विदाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ के 2 से 3 क्वेश्चन के बनेंगे ही बनेंगे। और ये मैचिंग टाइप क्वेश्चन इसमें ज़्यादा बनते हैं। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है लेकिन मैचिंग टाइप क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए, जो WHO है ना, उसने कुछ रूल्स बनाए हेल्थ को लेकर के। उन्होंने बोला कि वेल बीइंग होने के लिए, किसी पर्सन को वेल बीइंग होने के लिए फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली वेल होना चाहिए। ठीक है, WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन WHO का फुल फॉर्म भी एक बार नीट में पूछा जा चुका है। ठीक है, मतलब फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर और सोशल वेल ही वेल बीइंग ह्यूमन कहा जाएगा या हेल्थ माना जाएगा। ठीक, देखिए, इंडिया फर्स्ट कंट्री थी जिन्होंने एक्शन लिया नेशनल लेवल पे ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंक्रीज किया जा सके और इसे सोशली एक गोल बना दिया गया। सोशल रूप से गोल बनाया गया कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इसे इंक्रीज किया जाए। और सबसे पहले 1951 में फैमिली प्लानिंग लॉन्च कर दी गई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग 1951 में, मतलब जब हम आज़ाद हुए उससे 4 साल बाद, हम 1947 में आज़ाद हुए थे और 1941 में फैमिली प्लानिंग आ गई। ठीक है, अभी करंटली जो है RCH मतलब रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि जो भविष्य है हमारे देश का, वो जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ अच्छी रहे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी रहे। ठीक है, जैसा कि अभी हमारा जो इंडिया है वो यंगेस्ट पॉपुलेशन है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है जो यंग लोग हैं वो मिडिल एज में आ रहे हैं। तो इस समय चाइल्ड हेल्थ केयर पे, चाइल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसमें RCH में मतलब चाइल्ड हेल्थ केयर जो था या चाइल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, उसमें सबसे पहले ऑडियो विजुअल के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, NGOs के थ्रू और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लोगों को अवेयर किया जा रहा है। अगर मेजर रोल देखें इसमें तो पेरेंट्स और टीचर्स का मेजर रोल है। ठीक है, अगर हम सेक्सुअल एजुकेशन की बात करें तो देखिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बच्चों को बताना, एडोलेंसेस क्या होती है उसके बारे में पूरा जानकारी देना, रिलेटेड चेंजेज, एज के साथ साथ क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं ये इनको पता होना चाहिए। सेफ हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, हाइजेनिक हो जो सेक्सुअल प्रैक्टिस की जा रही है वो सेफ और हाइजेनिक होना चाहिए। और STD और एड्स के बारे में बच्चों को बताया जा रहा है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STD का फुल फॉर्म सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और एड्स एक्वायर्ड डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, देखिए बात करते हैं एमिनोसेंटेसिस की। एमिनोसेंटेसिस जो है, जो फ्लूइड सराउंड होता है एम्ब्रियो में जो फ्लूइड होता है ना बच्चे के चारों तरफ, मतलब एम्ब्रियो के चारों तरफ जो फ्लूइड होता है उसे फ्लूइड बाहर निकाल करके उसका एग्जामिन किया जाता है। और एग्जामिन किया जाता है क्रोमोसोमल बेसिस पे, क्रोमोसोमल पैटर्न पे एग्जामिन करके ये बताया जाता है कि अंदर जो माँ के उम्ब में, माँ के पेट में जो बच्चा है वो मेल बेबी है और फीमेल बेबी है। ठीक है, मतलब if fetal sex determination test based on chromosomal pattern, fluid surrounded or developing embryo के सराउंडिंग में जो फ्लूइड है उसी से टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसे बैन कर दिया गया
इंडिया में जो एमिनोसेंटेसिस थी इसे बैन कर दिया गया, क्योंकि इसे सेक्स डिटर्मिनेशन को पता करके फीमेल फर्टिसाइड्स किया जा रहा था, मतलब भ्रूण हत्या किया जा रहा था। हमारे इंडिया में गाँव में अधिकतर या कुछ ऐसे माइंड सेटअप के लोग हैं जो बच्चियों को नहीं चाहते हैं, मतलब गर्ल्स बेबी नहीं चाहते हैं, तो वो क्या करते थे, सेक्स डिटर्मिनेशन एमिनोसेंटेसिस के थ्रू पता करके वो फीमेल फर्टिसाइड्स करते, मतलब भ्रूण हत्या करते थे, इसलिए एमिनोसेंटेसिस को बैन कर दिया गया। ठीक है, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, मतलब 2011 सेंसस की बात करते हैं, जब जनगणना हुई थी, ठीक है, तो उसमें ये देखा गया कि जनरली लेस देन 2% से कम ग्रोथ रेट थी पॉपुलेशन की, उसका जो लेस देन 2% से कम थी। ठीक है, इसका लेकिन उसके साथ साथ पॉपुलेशन जो है रैपिडली ग्रोथ हुआ, उसके बाद जो है पॉपुलेशन रैपिडली ग्रोथ हुआ और डेथ रेट कम हो गए। इसका कारण था मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना और IMR और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी कम कर देना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट दोनों ही कम हुई। इसके साथ साथ इंक्रीजेज इन रिप्रोडक्टिव एज ऑफ पीपल, जो हमारे देश में अधिकतर जो पॉपुलेशन है वो यंग लोगों की है, तो उनकी एज में जो रिप्रोडक्टिव एज है उसमें भी इंक्रीज हुआ और इंक्रीजेज इन हेल्थ फैसिलिटी भी इंक्रीज हुआ, जिससे कि मोर्टिलिटी को, चाहे इन्फेंट मोर्टिलिटी हो चाहे मदर मोर्टिलिटी हो, ठीक है, दोनों ही कम हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप हुए, मतलब हेल्थ फैसिलिटीज डेवलप हुई और रिप्रोडक्टिव एज भी डेवलप हुआ। तो इससे क्या हुआ, जो पॉपुलेशन थी हमारे इंडिया की वो इंक्रीज करती चली गई। ठीक है, अगर हम कंट्रासेप्टिव मेथड की बात करें तो नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसमें हाई रिस्क होता है प्रेगनेंसी की हाई रिस्क होती है। नो साइड इफेक्ट होता है, मतलब नेचुरल और ट्रेडिशनल रूप से अगर हम कंट्रासेप्टिव यूज करें तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता है उसका, लेकिन हाई रिस्क होता है कि प्रेगनेंसी हो जाए। ठीक है, इसमें जो नेचुरल मेथड है इसमें अवॉइड करा जाए ओवम और स्पर्म मीटिंग को अवॉइड कर दिया जाता है नेचुरल कंडीशन में। उसी प्रकार से पीरियडिक एब्स्टेंस की बात करें तो देखिए इसमें अवॉइड किया जाता है क्वाइटस को 10 to 70 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17 दिन में क्वाइटस न करा जाए, मतलब मीटिंग न करी जाए। तो उसमें क्या होगा, क्योंकि ये जो 10 से 17 दिन होता है 10 to 70 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज हाईली फर्टाइल पीरियड। 10 to 70 डेज हाईली फर्टाइल पीरियड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो विड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्शंस की बात करें हम वेरियर मेथड में या कंट्रासेप्टिव मेथड में हम बात करें विड्रॉल या काउंटर इंटरसेप्शंस में, तो इसमें जो मेल पार्टनर होता है ना वो इजैकुलेशन से पहले अपने पेनिस को वेजिना से बाहर निकाल ले। ठीक है, मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम वेजिना बिफोर इजैकुलेशन, जिससे क्या होगा, फीमेल के अंदर इजैकुलेशन नहीं होगा, मतलब इंसेमिनेशन नहीं होगा। जब इंसेमिनेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लैक्टेशनल एमनूरिया। ठीक है, लैक्टेशनल एमनूरिया की बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है, जो माँ होती है वो जब ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है, लैक्टेशन करा रही होती है, तो उस दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन एब्सेंट होता है। ठीक है, जिसमें प्रेगनेंसी के चांसेस नील या बहुत कम हो जाते हैं। जीरो, जो प्रेगनेंसी के चांस है वो जीरो हो जाएगा या ना के बराबर हो जाएगा, और ये हाईली फेल्योर रेट होता है, मतलब इसमें जो है प्रेगनेंसी नहीं ही आती है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्रेगनेंसी नहीं आएगी, क्योंकि चांस होता है, लेकिन हाईली फेल्योर रेट
ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें देखिए ओवुलेशन और साइक्लिक चेंजेस इसमें नहीं होते और जब लैक्टेशन हो रहा होता है। ठीक है, देख नेक्स्ट बात करें ब्रेस्ट फीडिंग की, तो इसमें भी जो ऑलमोस्ट नील होता है प्रेगनेंसी चांसेस और हाईली फेल्यूर रेट हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बैरियर मेथड की। देखिए बैरियर मेथड में प्रिवेंट किया जाता है फर्टिलाइजेशन को। फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म और ओवम को मीटिंग को मिलने को ही रोक दिया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म इन सर्विक्स में ही मतलब सर्विक्स में ही स्पर्म को न जाने दिया जाए। फीमेल सर्विस जो होता है उसमें स्पर्म को ना जाने दिया जाए तो ओवम से स्पर्म मिलेगा ही नहीं। तो इसके कुछ मेथड होते हैं, जैसे कि कंडोम्स का यूज करना, फिजिकली कंडोम्स का यूज करें जो कि बोथ मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, और एक ब्रांड निरोध जो है ये मेल कंडोम है जो कि मार्केट में मिलता है। देखिए ये मेल कंडोम है, फीमेल कंडोम जो कि सर्विक्स को कवर करता है। इसी तरीके से कंडोम जो है, कंडोम का यूज करने से एसटीडी और एआईडीएस मतलब एड्स से छुटकारा मिल सकता है, मतलब हेल्प हो सकता है इससे बचने में। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम से बचा जा सकता है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। ठीक है, और एसटीडी का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इन दोनों से बचने के लिए कंडोम्स का यूज करना जरूरी है। देखिए ये डायफ्राम है जो फीमेल फिजिकल बैरियर है। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, बोल्ट्स, ये तीनों ही फीमेल फिजिकल बैरियर या ये दो सर्विक्स में जाकर के स्पर्म और ओवम को मीटिंग को रोक देते हैं, मतलब स्पर्म को सर्विक्स में जाने ही नहीं देते, जिससे इंसेमिनेशन नहीं हो पाता। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस की, आईयूडीएस। ठीक है, देखिए जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है ये प्रेगनेंसी को डिले करता है फीमेल्स में। ये फीमेल्स के लिए है, मतलब ये प्रेगनेंसी को डिले कर देगा, जो कि एक्सपर्ट डॉक्टर्स और नर्सेस के थ्रू, एक्सपर्ट डॉक्टर और नर्स के द्वारा ही इम्प्लांट किया जाता है फीमेल के यूट्रस में। ठीक है, फीमेल के यूट्रस में एक्सपर्ट डॉक्टर्स और नर्स के द्वारा ये इम्प्लांट किया जाता है आईयूडीएस। ठीक है, देखिए ये वाइडली एक्सेप्टेड है, मोस्टली एक्सेप्टेड मेथड है जो कि आईयूडीएस है और इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। देखिए अगर हम नॉन मीडिएटेड आईयूडीएस की बात करें तो नॉन मीडिएटेड में लिप लूप्स, नॉन मीडिएटेड आईयूडीएस लिप लूप्स। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस की बात करें हम तो कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375, कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375 ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस है जो कि कॉपर आयन रिलीज करेंगे और ये सप्रेस कर देता है स्पर्म की मोटिलिटी को, स्पर्म को तैरने की क्षमता को या मोटिलिटी को ये कम कर देता है और जिससे कि फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। स्पर्म की ओवा को फर्टिलाइज करने की जो कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि ये क्या करता है, कॉपर आयन स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस की। देखिए हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस में प्रोजेस्टेरॉन्स और LNG-20 और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस है और ये यूट्रस को अनस्टेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए अनस्टेबल बना देंगे और ये सर्विक्स में स्पर्म को स्टोर भी नहीं होने देगा। ठीक है, मतलब सर्विक्स को अनस्टेबल बना देगा जिससे कि वो स्पर्म को स्टोर भी न कर दे, होस्ट भी न बना सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इम्प्लांट्स की। देखिए जो प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन है
इसे फीमेल में इंजेक्शन के थ्रू या स्किन के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है या तो फिर उनके बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, जो कि ओरल कंट्रासेप्टिव्स के, ओरल पिल्स के इक्वल होता है। जो कि फीमेल जो होती हैं वीक में या पर डे एक गोली लेती हैं, जिसे कंट्रासेप्टिव के रूप में यूज किया जाता है, कंट्रासेप्टिव पिल्स होता है। उसी तरीके से ये जो प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन है, ये पिल्स के सिमिलर होता है, जो ओरली लिया जाता है, और ये हाईली इफेक्टिव है। लॉन्ग टाइम तक ये इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ओरल पिल्स की। ठीक है, जो प्रोजेस्टेरॉन्स और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन है, या तो प्रोजेस्टेरॉन का टैबलेट लिया जाए या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन कंज्यूम करके एक टैबलेट के रूप में लिया जाता है फीमेल्स के द्वारा, कंज्यूम बाय फीमेल्स। ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन जो है इमरजेंसी कॉम्बिनेशन भी माना जाता है, जो कि यूज किया जाता है ओरल पिल्स के रूप में 72 आवर्स क्वाइटस के अंदर, मतलब 72 घंटा के अंदर अगर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन का जो टैबलेट है उसे ले लिया जाए तो ये वेरी इफेक्टिव होता है, मतलब प्रेगनेंसी नहीं आने देता। ठीक है, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव के रूप में यूज किया जाता है कौन? प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। और ये ओरल पिल्स है जो कि 72 घंटा के अंदर फीमेल्स द्वारा ओरली ले लिया जाए। ठीक है, ये क्या करते हैं? इनहिबिट कर देते हैं इम्प्लांटेशन को। जो फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होता है ये इनहिबिट कर देता है, मतलब रोक देता है उसे। और क्या करता है ये सर्वाइकल मसल्स और प्रिवेंट करता है, रिटार्ड कर देता है एंट्री ऑफ स्पर्म की एंट्री को भी रिटार्ड कर देता है ओवम के अंदर। ठीक है, जो कि वेरी इफेक्टिव है और कोई भी ज़्यादा साइड इफेक्ट इसका नहीं है, लेस साइड इफेक्ट के साथ वेरी इफेक्टिव है। कौन? प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन या प्रोजेस्टेरोन टैबलेट, जो कि कंज्यूम किया जाता है फीमेल्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टाइमिंग की। देखिए, जो पिल्स होती है ना वो प्रत्येक दिन लिया जाता है 21 डेज तक। मतलब जब मेंस आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चल रही होती है तो उसमें टेकन बाय पिल्स हैव टेकन ओनली पीरियड फॉर 21 डेज। 21 दिन तक ये लगातार लिया जाता है और स्टार्ट विद इन फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहले फर्स्ट 5 दिन के अंदर ही इसे स्टार्ट कर दिया जाए और गैप किया जाता है 7 दिन, मतलब 21 से 28 दिन तक गैप करके फिर पहले दिन से स्टार्ट कर दिया जाता है। 7 दिन का गैप, फिर से 21 दिन कंटिन्यू पिल्स लेना। ठीक है, इसी प्रकार से जो सहेली है वो वेरी सहेली एक कंट्रासेप्टिव है, कंट्रासेप्टिव पिल्स है, जो कि बहुत कम साइड इफेक्ट है और वेरी इफेक्टिव इन कंट्रासेप्टिव वैल्यू, वेरी इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव वैल्यू रखता है ये। इसे CDRI लखनऊ में डेवलप किया गया, डेवलप इन CDRI लखनऊ, और ये वंस ए वीक में एक बार लिया जाता है, वंस ए वीक, और नॉन स्टेरॉइडल है ये। एक वीक में एक बार लेना है इसे और ये नॉन स्टेरॉइडल है। CDRI लखनऊ में डेवलप हुआ और बहुत कम साइड इफेक्ट है और हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू रखता है। ठीक है, अगर हम सर्जिकल मेथड या स्टेरिलाइजेशन की बात करें तो देखिए परमानेंट मेथड भी होते हैं। परमानेंट मेथड जिसे इरेगुलर दोबारा से इरिवर्सिबल है, जिसे परमानेंट मेथड बोला जाता है, वो 2 प्रकार के होते हैं, वैसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी। वैसेक्टमी जो होता है मेल्स में होता है, मेल्स में वास्ट डिफेंस जो होता है उसे कट कर दिया जाए और उसे बांध दिया जाए, टाइट कर दिया जाए, टाइट अप कर दिया जाए। ठीक है, तो उसे वैसेक्टमी बोलेंगे। और ट्यूबेक्टमी में जो फैलोपियन ट्यूब है उसे रिमूव कर दिया जाए या फिर टाइट अप कर दिया जाए, तो ये ट्यूबेक्टमी कहलाता है। ये देखिए ये वास्ट डिफेंस है, ये वास्ट डिफेंस है। वास्ट डिफेंस को यहाँ से कट करके बांध दिया गया है। ठीक है, तो ये वैसेक्टमी हो गया। और ये देखिए फैलोपियन ट्यूब है,
फैलोपियन ट्यूब को यहाँ से कट करके बीच में बांध दिया गया है, तो ये ट्यूबेक्टोमी हो गया। ठीक है। जो कंट्रासेप्टिव का जो इलनेस इफेक्ट है वो फीमेल्स में नाजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल और ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। ठीक है। मतलब जो कंट्रासेप्टिव का जो साइड इफेक्ट है, उससे जो बीमारी होगी उससे नाजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल और ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एमटीपी की, मतलब मेडिकल ट्रांसमिशन प्रेगनेंसी, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, ये लीगल कर दिया गया 1971। मतलब मेडिकली रूप से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया दिया जाए, मतलब अबॉर्ट कर दिया जाए, इसे 1971 में लीगल कर दिया गया। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर एबनॉर्मल हो, कोई भी एम्ब्रियो है, अगर वो एबनॉर्मल है, उसमें क्रोमोसोमल डिफरेंसेस हैं, तो उसे जन्म लेने से पहले ही अबॉर्ट कर दिया जाए। ये लीगल हुआ कब? 1971 में। इसे हम वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, जिसे एब्जॉर्प्शन बोला जाता है, एबॉर्शन। ठीक है। इसका सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एबॉर्शन जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ या 1 to 12 वीक, ये 3 महीने तक जो है वो सेफ होता है। लेकिन यही से जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर प्रेगनेंसी चली जाए तो वो एब्जॉर्प्शन आर मच मोर रिस्कियर, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। मतलब 3 महीने के बाद अगर एबॉर्शन करना है तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, मच मोर रिस्कियर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टडीज की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की। तो इसमें विनरल डिजीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या विनरल डिजीज, जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत आते हैं। इसमें ये जो इसका जो स्प्रेडिंग है, मतलब फैलना है, ये सीरिंग ऑफ इंजेक्शन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड, जो इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिट कर दी जाए, और इन्फेक्टेड मदर से फिटस में भी एसटीडीज फैल सकती है। फिर से देखें किस तरह के, अगर इंजेक्शंस को शेयर कर रहे हैं, एक ही इंजेक्शन को डिफरेंट पेशेंट में यूज किया जा रहा है, तो उससे भी एसटीडीज हो सकती हैं। सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसे डॉक्टर्स के द्वारा क्लीन नहीं किया गया, अच्छे से उसे हाइजीन नहीं किया गया, तो भी वहाँ से भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैल सकता है। ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड जो इन्फेक्टेड ब्लड है उससे भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जा सकता है, और इन्फेक्टेड मदर से फिटस में भी ट्रांसमिशन हो सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में जो क्यूरेबल अगर अर्ली स्टेज में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पता लग जाता है तो क्यूरेबल होते हैं। क्यूरेबल जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं उनमें गोनेरिया, सिफिलिस, क्लेमिडोटाइटिस, प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, अब देख लीजिएगा इसको। गोनेरिया, सिफिलिस, क्लेमिडाइटिस, जेनिटल हर्म्स और ट्राइकोमोनासिस, ये क्यूरेबल हैं। और नॉन क्यूरेबल में हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प्स और एड्स, ये नॉन क्यूरेबल है। हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प्स और एड्स जो होते हैं ये नॉन क्यूरेबल है। और जिसमें जो एड्स है ये ग्रुप ऑफ डिजीज है, एड्स ग्रुप ऑफ डिजीज है जिसे सिंड्रोम बोला जाता है, ग्रुप ऑफ डिजीज को सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है। और ये तीनों क्या है? नॉन क्यूरेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अर्ली सिम्टम्स ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की। अर्ली सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, आपके प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग हो, फ्लूइड डिस्चार्ज हो, इचिंग होगा, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, स्लाइटली पेन स्टार्ट हो जाएगा, स्वेलिंग इन जेनाइटल पार्ट, जेनाइटल जो पार्ट्स हैं, प्राइवेट पार्ट्स हैं, वहाँ पे स्वेलिंग भी आपको दिखेगी। तो ये क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अर्ली सिम्टम्स हैं। और अगर नॉट ट्रीटेड अर्ली, जो अगर
आपने डायग्नोस कर लिया कि हमें एसटीडीज है, लेकिन उसे अर्ली ट्रीट नहीं किया, तो क्या होगा? पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज हो जाएगा। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज मतलब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, एबॉर्शन हो सकता है, स्टिल्ट बर्थ मतलब जो बच्चा है, जो एम्ब्रियो है, उसकी डेथ हो सकती है, मतलब भ्रूण की मृत्यु हो सकती है, और इक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, और कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कैंसर भी हो सकता है अगर अर्ली डिटेक्टेड एसटीडीज को ट्रीट नहीं किया गया तो। इसका प्रिवेंशन देखते हैं। अवॉइड सेक्स अननोन पार्टनर या फिर मल्टीपल पार्टनर या अननोन पार्टनर से सेक्स को अवॉइड करें। ऑलवेज ट्राई टू यूज कंडोम ड्यूरिंग क्वाइटस के दौरान ऑलवेज कंडोम्स का यूज करें। और इन केस ऑफ डाउट, अगर डाउट होता है तो क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलें और अर्ली डिटेक्शन के द्वारा उसका ट्रीटमेंट करें और फुली ट्रीटमेंट करना बेहद जरूरी है, बीच में इसको छोड़ नहीं सकते हैं। कंप्लीटली ट्रीटेड इन डायग्नोस इन्फेक्शन, ठीक है, फुली ट्रीटमेंट करें। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनफर्टिलिटी की। देखिए, जब एक कपल है वो 2 साल तक साथ रहने के बाद भी कंसीव नहीं करता है, इनफर्टिलिटी कंसीव ए चाइल्ड आफ्टर 2 years ऑफ अनसेफ सेक्स, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स 2 साल तक होता है, इसके बाद भी कंसीव नहीं करते हैं, तो इसे हम इनफर्टिलिटी बोल सकते हैं। इन केस ऑफ इनफर्टिलिटी टेक्निक्स जो हैं वो ART यूज किया जा सकता है। ART मतलब एसिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्निक, जो कि आर्टिफिशियली रूप से किया जाएगा। एसिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्निक यूज करके इनफर्टिलिटी को हटाया जा सकता है, ये जो कि क्लिनिकली डायग्नोसिस है और ये साइड इफेक्ट लेस है। जो ARTs हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, इन विट्रो और इन विवो। इन विट्रो जो है ये आउटसाइड द बॉडी के आउटसाइड मतलब लैब में किया जाएगा, और जो इन विवो है ये इनसाइड द बॉडी के अंदर मतलब जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर किया जाएगा, ठीक है। इनटू द बॉडी इन विवो, आउटसाइड द बॉडी इन विट्रो, ठीक है। देखिए, इन विट्रो में एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है, जिसके एग्जाम्पल हैं ZIFT जिफ्ट, IUT इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ISI का फुल फॉर्म, ICSI का इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और ये जो है कि इन विवो की बात करें तो इसमें गैमेट ट्रांसफर किया जाता है, इसमें AI मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI, IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। IUI क्या है? इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। गिफ्ट मतलब ZIFT गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये तीनों जो हैं ये इनसाइड द बॉडी हैं, और जिफ्ट, IUT और ICSI ये आउटसाइड द बॉडी मतलब लैब में किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF की। इसमें फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी, अभी हमने देखा इन विट्रो में आउटसाइड द फीमेल बॉडी। इसमें एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है फीमेल बॉडी के अंदर। इसकी जो प्रोसेस है वो देखेंगे। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम होगा, स्पर्म और ओवम को एक टेस्ट ट्यूब में लेकर के उसमें फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा। फर्टिलाइजेशन से जायगोट बनेगा और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। जो जायगोट है अगर उसे अर्ली ट्रांसफर कर दिया जाए अप टू 8 ब्लास्टोम ईयर्स तक ट्रांसफर करा जाए तो उसका एग्जाम्पल है जिफ्ट मतलब जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अगर यहीं पे एम्ब्रियो बना करके ट्रांसफर किया जाए मोर देन 8 ब्लास्टोम ईयर, मतलब ब्लास्टोम ईयर जो 8 सेल स्टेज जिसे मारुला बोलते हैं उसके बाद 16 सेल स्टेज या उससे बाद ट्रांसफर किया जाए तो उसे
ट्रांसफर किया जाता है यूट्रस में, ट्रांसफर इन यूट्रस। और अभी तो देखिए जो जाइगोट था इसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे थे, जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन एम्ब्रियो को यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। और जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमेयर पर ट्रांसफर किया जा रहा है फैलोपियन ट्यूब में, और एम्ब्रियो जो है मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर ट्रांसफर किया जा रहा है यूट्रस में। ठीक है, तो देखिए जो एम्ब्रियो है इसे इंट्रा यूट्राइन यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम गैमेट ट्रांसफर की, मतलब इन विवो फर्टिलाइजेशन जो कि बॉडी के अंदर किया जा रहा है, इनसाइड द बॉडी, तो ट्रांसफर इनसाइड द फीमेल बॉडी। इसमें गैमेट को ट्रांसफर किया जाएगा, मेल गैमेट ट्रांसफर किया जाएगा अगर सर्विक्स में तो उसे इंसेमिनेशन बोल रहे हैं। ठीक है, मेल गैमेट ट्रांसफर किया जाएगा तो उसे इंसेमिनेशन बोलेंगे, और फीमेल गैमेट फीमेल्स हैं तो उसमें फीमेल गैमेट भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, इनफर्टिलिटी ड्यू टू इनएबिलिटी टू मेल टू इंसेमिनेट, अगर इंसेमिनेट करने में मेल अक्षम है, मतलब सक्षम नहीं है, तो उस समय इंसेमिनेट किया जाएगा। इंसेमिनेशन मतलब सर्विक्स में स्पर्म का ट्रांसफर करना। इसमें क्यों होता है ये, क्योंकि अगर स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा लो हो, कोई मेल है उसका स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा लो है, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या पिछली बार कि अगर इंसेमिनेशन में प्रेगनेंसी के लिए 60% नॉर्मल केस के नॉर्मल स्पर्म होने चाहिए, जबकि जो विग्रेस मोर्टेलिटी के स्पर्म है वो 40% होने चाहिए, लेकिन 60% नॉर्मल स्पर्म होना ही चाहिए। अगर ऐसा कोई किसी मेल में नहीं है तो वो लो स्पर्म काउंट माना जाएगा, और उसमें AI और IUI मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करना ही पड़ेगा। और इसमें स्पर्म ट्रांसफर इनटू वेजिना, वेजिना के अंदर स्पर्म ट्रांसफर किया जाता है, इसे AI बोल देंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलेंगे। और IUI में स्पर्म ट्रांसफर इनटू यूट्रस, यूट्रस के अंदर स्पर्म को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो इसे इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बोलते हैं। इसी प्रकार से अगर हम फीमेल्स में देखें तो इसमें गिफ्ट मतलब गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए। ट्रांसफर ऑफ डोनर ओव्यूल, ट्रांसफर ऑफ डोनर ओवम इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल, दूसरे फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए। ठीक है, तो बच्चों ये रहा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और थैंक्स फॉर वाचिंग। और यहाँ तक अगर आपने वॉच किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, और अच्छा लगा वीडियो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। अगले नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं जो कि कल होगा, और वो जेनेटिक्स के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।